दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ एसबीआई ईएलएसएस फंड की बात करेंगे। लॉन्ग टर्म के से रिलेटेड इसको बोलते हैं, पर ये इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है जिसमें आपको एटीसी के अंदर 1,50,000 रुपये का डिडक्शन मिलता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक आपकी वेल्थ भी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसमें लॉक इन पीरियड रहता है मिनिमम 3 साल का। तो क्वांट टैक्स प्लान ग्रोथ, इसका जो रिटर्न आया है 3 साल में 39.20 के हिसाब से आया है। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड, इसके साथ साथ आईडीएफसी टैक्स एडवांटेज, सुनते रहिएगा आप, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। आईडीएफसी टैक्स देखिए 22% के हिसाब से। बैंक ऑफ इंडिया एंड टैक्स एडवांटेज, बैंक ऑफ इंडिया मिड कैप टैक्स फंड सीरीज 1, कैनरा रूबैको इक्विटी टैक्स सेवर फंड। ये सारे वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं। पीजीआईएम इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड 20%, महिंद्रा मैन्युलाइफ ईएलएसएस कर बचत योजना डायरेक्ट है ना 19%, मेरा ऐसे टैक्स सेवर डायरेक्ट 18%, ये 3 साल का बात कर रहा हूँ मैं। यूनियन लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ, ठीक है, इस पर भी 18% का आया है। ठीक है, अब आइए अब मैं डीएसपी टैक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस पे देखिए 18% का आया है। अब कहीं जाके इस सीरीज पर आया है कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस देखो, मैंने कितने सारे आपको फंड दिखा दिए, आपको सब पता चल गया होगा कि करीब 8 से 10 फंड के बाद ये फंड कहीं ना कहीं अपना स्थान रखता है। सोच के देखो, टॉप 10 के अंदर शायद ये फंड नहीं है रिटर्न के मामले में। इससे भी ज़्यादा रिटर्न क्वांट, एसबीआई, इन सब ने रिटर्न दिया है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपके पास, चूंकि एसबीआई मैं मानता हूं कि आपके पास क्यों होगा, मैं पहला रीज़न आपको बताता हूं, ठोस रीज़न। एसबीआई आपने इस वजह से लिया होगा, एसबीआई आपने इस वजह से लिया होगा क्योंकि ट्रस्ट आता है। जब भी हम भारतीय स्टेट बैंक का नाम सुनते हैं तो ट्रस्ट आ जाता है ना। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे। मैं हमेशा आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप हमेशा रेगुलर प्लान ना लें, हमेशा कोशिश करें कि डायरेक्ट प्लान लें। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारा कमीशन बचा लेते हो, जिससे आपका कहीं ना कहीं अगर 0.20% के हिसाब से भी अगर डिफरेंस आता है कमीशन में, तो ये मान के चलना कि आप करीब 20 से 25 सालों में 30 से 40 लाख का डिफरेंस हो जाता है। आज मैं ईएलएसएस की बात कर रहा हूँ। ईएलएसएस आप सबको पता होगा, इससे टैक्स बचता है। टैक्स सेवर फंड को मैंने यहाँ से लिया है। एनएवी देखिए 253 रुपए की है, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर आप पीजीआईएम इंडिया को देखोगे या किसी अदर को देखोगे तो कहीं ना कहीं उनका एनएवी सस्ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि एनएवी से मतलब नहीं होता है, ग्रोथ से मतलब होता है, पर मेरे मित्र एक चीज़ मानना पड़ेगा कि किसी भी शेयर को 1 रुपये से 10 रुपये चलने में कम टाइम लगता है, पर वो अगर कोई शेयर 4,000 का है तो उसको 8,000 जाने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब जैसे एनएवी 10 रुपये से स्टार्ट हुई होगी इसकी, ठीक है, तो 10 से 253 आने में बहुत कम टाइम लगा। अब पर पता है इसको 253 से 500 रुपये जाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से मैं बोलता हूँ 18% के सीएजीआर के हिसाब से इसने रिटर्न दिया है। सीएजीआर का मतलब क्या होता है मेरे मित्रों? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, और 3 साल में 18% के हिसाब से रिटर्न आया है। 1 साल में 7% के हिसाब से इस फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि एटलीस्ट 1 साल में, जब अगर मैं टॉप 10 की जो मैंने ऊपर दिखाया ना आपको, उनमें भी अगर मैं 1 साल पे जाऊंगा ना तो भी किसी किसी फंड में ना नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, पर इसने देखिए 1 साल में 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। एक ही अच्छी चीज़ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इफ यू आर बिलीविंग इन दिस स्टेटमेंट देन डेफिनेटली वन कैन एटलीस्ट बाय एसबीआई। ठीक है, एंड 5 साल में देखिए केवल 9% का रिटर्न आया। वही मैं कह रहा, नेगेटिव तो नहीं दिखाएगा पर रिटर्न भी उस हिसाब से नहीं आएगा, क्योंकि आपने जब एसबीआई को सेलेक्ट किया होगा सोचा ही सेफ्टी पर्पज से रहा होगा। तो मेरे मित्र एक चीज़ आपको पता होगी, जहाँ रिस्क कम सेफ्टी ज़्यादा होती है वहाँ रिटर्न आपको कम मिलता है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिस्क लेते हो उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। 5 साल में बात करेंगे 14% के हिसाब से सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न आया है। क्या ये बेकार है? जी हाँ, मैं बोलना चाहूँगा रिटर्न के हिसाब से देखूंगा तो मैं बेकार है। क्यों? क्योंकि देखो मेरे मित्र, इससे कहीं ना कहीं अच्छे हैं। उन्होंने 18% के सीएजीआर के ऊपर रिटर्न दिया है पिछले 10 से 15 सालों में, पर इसने केवल 14% के हिसाब से दिया है। तो डिफरेंस कितना है? का है 4 से 5% का डिफरेंस है। अब क्या इसमें शट डाउन कर सकते हैं? क्या इसको स्विच ओवर किया जा सकता है? ये डाउट नेक्स्ट क्रिएट होगा। तो मेरा मानना है मेरे मित्रों, अभी इसको 4 से 5 साल और देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 3 से 4% के लिए अगर आप स्विच ओवर करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि अभी देखो 3 साल में इसका रिटर्न ठीक ठाक आ चुका है 18% के हिसाब से। अब इसका वेट करो कि हो सकता है यही समय हो जिस शेयर में इन्होंने इन्वेस्ट किया हो, शायद उन शेयरों का टाइम अब आया हो, इस वजह से। और ये देखो आप, कितना बढ़िया इसने रिटर्न दिया है। और वैल्यू रिसर्च ने देखिए आउट ऑफ 5 3 स्टार रेटिंग करी है इसी वजह से। दिनेश बालचंद्रन जी, थोड़ा सा और मेहनत कीजिए आप, मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से इसका एनएवी बहुत टाइट है, बहुत ऊपर है, उसके हिसाब से रिटर्न कम दिया है आपने। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि इन्वेस्टर आपका
रिटर्न देख के ही कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करता है। 14% का रिटर्न ठीक है आपका, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन भी बीट होता है 7-7.5% के आसपास, और कहीं ना कहीं 6-7% आपको रिटर्न भी दिया है। ठीक है, इतना रिटर्न कोई दिक्कत नहीं है। वेरी हाई रिस्क रहता है बिकॉज म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड को कुछ और मैं बात करूं यहाँ से, 11,923 करोड़ का एसेट साइज है, 1.12% का एक्सपेंस रेशियो है। देखो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिसके पास भी ये फंड है, एक लाइन डालो, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो एक तरफ लिखो, जो भी गंदी चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ लिखो, और जिसका वेट ज़्यादा हो बस उसी साइड आपको डिसीजन लेना है। ठीक है, तो देखो क्या क्या इसमें अच्छी चीज़ दिखी, अभी मेरे को एक भी अच्छी चीज़ नहीं दिखी यहाँ पर। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे 1.12% की। यार क्या जान लोगे क्या यार दिनेश बालचंद्रन जी, बच्चों की जान लोगे क्या? क्या क्या दे क्या रहे हो यार? एक तो 14% के हिसाब से रिटर्न, उसके बाद तुमने 1 से 1.5% के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो। आदमी करेगा क्या यार? हद नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? कैश होल्ड करके देख लो यार, आधे से ज़्यादा तो हद तो अपने पास कैसे ही धरे रहते हो 4.62% के हिसाब से। इस कैश को तुम अगर बैंक में डालोगे तो भी 6% तुम्हें साल का मिल रहा होगा यार, हद है। मतलब मेरे मित्रों ऐसे फंड पे रुकना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। शट डाउन करके दूसरे फंड पे चले जाना चाहिए कि जहां पर आप देखो एक्सपेंस रेशियो कम होना चाहिए। कैश होल्ड करके ठीक है यार, कैश होल्ड के चलो, लेकिन रिटर्न तो दो यार। ऊपर से देखो यार, एक तो हद है। मतलब बेंचमार्क देखो, S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क है। अब BSE 5 जो S&P BSE ना मेरे मित्र, ये क्या है? ये एक इंडेक्स है, इसके अंदर 500 शेयर होंगे। आप उन 500 में से कौन कौन से शेयर चुने हैं उनको देखेंगे। एग्जिट लोड आपसे नहीं लिया जाएगा, तो कोई आपके ऊपर ये एहसान नहीं कर रहे कि आपसे एग्जिट लोड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वैसे भी 3 साल का लॉक इन पीरियड मिनिमम होता ही होता है। जिन सेक्टर में आपका पैसा डिप्लॉय रहता है उसमें फाइनेंशियल, HDFC बैंक पक्का होगा क्योंकि इनका सगा वाला है। मेरा तोतला सेठ सगा वाला है रे। फाइनेंशियल, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल और कुछ अदर सेक्टर में आपका पैसा पड़ा रहता है। अदर की मैं बात नहीं कर रहा यहाँ पर। ICICI बैंक में आपका 5% है। लार्सन एंड टूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस और कुछ अदर हैं। अदर की बात कर लेते हैं यहाँ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छा रिटर्न दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ठीक है, म्यूटेड रिटर्न दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सगा वाला इनका आ गया ना, HDFC बैंक लिमिटेड 3.61% के हिसाब से, और 2022 में HDFC बैंक से रिटर्न ही नहीं आया है। देखना रहेगा कि HDFC बैंक से कब रिटर्न आता है, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पास है ये HDFC बैंक। महिंद्रा एंड महिंद्रा, कमिंस इंडिया अच्छा शेयर है। एक्सिस बैंक अच्छा शेयर है। इन्फोसिस अच्छा है, कोई रिटर्न नहीं आया, 30% नीचे था, कोई दिक्कत नहीं है। सिप्ला, इन्फोसिस से मात मिली होगी और ल्यूपिन से मात मिली है। टोरेंट पावर, द फिनिक्स मिल, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, रैलिस इंडिया, टाटा स्टील ठीक है अच्छा है। टाटा मोटर्स, मल्टी कमोडिटी, MCX बोलते हैं इसको। विप्रो लिमिटेड, इससे भी यहाँ से भी पिटा है ये। GET&D इंडिया, सुंदरम क्लेटन, अंबुजा सीमेंट, इंडियन ऑयल, पंजाब नेशनल बैंक, केम्प्लास्ट सनमार, ACC, भारत पेट्रोलियम, कंटेनर कॉर्प, इंडियन बैंक, DLF से भी रिटर्न नहीं आया है, ये भी एक गंदी चीज़ है यहाँ पर। श्री सीमेंट, टाटा मोटर्स, प्रिज्म जॉनसन, SCL टेक्नोलॉजी, गोदरेज कंज्यूमर, सनोफी इंडिया, भारतीय एयरटेल, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, ICICI लोम्बार्ड। देखो जो भी इनके पास शेयर है ना, वो सारे शेयर कहीं ना कहीं बहुत ब्लू चिप कैटेगरी के। इन्होंने रिस्क लिया ही नहीं है, बिल्कुल बहुत ब्लू चिप है, और उन शेयर से ही रिटर्न आता है 10 से 20% साल का। और ठीक उसमें भी अगर 15% भी आ जाए ना, उसमें भी इनके पास एक्सपेंस रेशियो है। ये कंपनी अपने पास ज़्यादा रखती है। सोच के देखो 14% मैक्सिमम रिटर्न दिया है, 1.12% के हिसाब से हो गया इनका एक्सपेंस रेशियो। अगर 0.12% या एक्सपेंस रेशियो लेते तो 15% के हिसाब से आपका रिटर्न हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका पैसा वहाँ भी डूब रहा है। अब पता है मेरे मित्र, एक्सपेंस देखो भाई, मैं किसी को अय्यासी करने के लिए पैसे नहीं दे सकता, वो मेरे को पैसे कम दे चलेगा, लेकिन अय्यासी नहीं करना चाहिए। अब ये अय्यासी कर रहे हैं बैंक वाले, ये वाले देखो ना 1.12%, तो ये दिक्कत है यार, यहाँ पे दिक्कत है भाई। अफसोस हो गया मुझे, ये मुझे ठीक नहीं लगता यार। देवा भला करो। देखो पराग पारिक टैक्स सेवर फंड बहुत अच्छा फंड है मेरे मित्रों, 1000 वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे लोग अच्छा रिव्यू भी करते हैं। तो प्रांजल कमरा जी हैं, उन्होंने भी देखो अच्छा रिव्यू किया है, उन्होंने भी टैक्स सेवर फंड में पराग पारिक को ही चुना है, और मेरा भी यही मानना है पराग पारिक एक बेस्ट फंड है। ठीक है, इसी के साथ साथ क्वांट टैक्स प्लान है, इसी के साथ साथ मेरा एसेट टैक्स सेवर फंड है। इसने ये 3 ऐसी कैटेगरी हैं जहां पर एक आप सेलेक्ट आसानी से कर सकते थे, फिर भी SBI आपने केवल रिस्क की वजह से गए होगे, लेकिन ये फंड भी मेरे मित्र अच्छे फंड हैं। इन्होंने भी शेयर में ही पैसा लगा रखा है और रिटर्न भी अच्छा दे रहे हैं। एक्सपेंस रेशियो एज कंपेयर टू SBI, वहाँ भी एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, बहुत सारे आपको एज मिल जाती हैं, रिटर्न अच्छा मिल जाता है। तो ये रीज़न है। डेफिनेटली ऐसे SBI से लॉन्ग टर्म्स के टॉलरेट ज़्यादा दिन करना नहीं चाहिए, एग्जिट होना चाहिए, मेरा ये पर्सनल मामला है, मानना भी है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा अल्टीमेट डिसीजन आपका ही रहेगा, क्योंकि मैं केवल यहाँ पर रिव्यू देने के लिए आता हूँ। मेरा रिव्यू केवल यही है कि एक भी चीज़ मेरे को यहाँ पर्सनली बताऊँ, दिल से कोई भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगा यहाँ से। और फिर ट्रू एंड फेयर व्यू, बस यही अपना काम है। एसेट अंडर मैनेजमेंट 11,923 करोड़ का है। ऑब्वियस है, रीज़न है कि जो SBI AMC है भारत की टॉप 10 में आती है, प्लस टॉप 10 के साथ साथ नंबर 1 पोजीशन SBI AMC ने बनाया हुआ है।
और चूंकि यही रीज़न होता है लोग एसबीआई में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को ट्रस्ट होता है। हालांकि एसबीआई स्मॉल कैप की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन रिटर्न दिया है उसने, उसके साथ साथ एक्सपेंस रेशियो भी उन्होंने बहुत कम रखा है। और 7,18,636 करोड़ का मार्केट कैप है इनका, असेट अंडर मैनेजमेंट है, बहुत बड़ा फंड हाउस है ये, 136 स्कीम को मैनेज करते हैं। तो मेरे मित्र होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा कि क्या करना है। ये इस म्यूचुअल फंड में अल्टीमेट डिसीजन आपका है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले 1000 बार सोचें, उसमें अपना पैसा लगाने से पहले 2000 बार सोचें, क्योंकि जब आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डरते नहीं हो। फ्रेंड्स 1000 सब्सक्राइबर का मेरा टारगेट चल रहा है, डेफिनेटली आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि 1000 फाइनली अचीव हो, और इसके लिए थैंक्स इन एडवांस बहुत बहुत आप सभी को। और अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और इन्वेस्टमेंट करते रहें शेयर मार्केट से, डरे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मार्केट में आप बने रहेंगे तो खड़े रहेंगे, और खड़ा होना बहुत बड़ी बात है मार्केट के अंदर। 15 से 20 साल अगर आप बने रहेंगे शेयर मार्केट के अंदर, यकीन मानना मेरे दोस्त, कुछ ना कुछ लेके जाओगे यहाँ से, बहुत अच्छा मार्केट है। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल एक नए टॉपिक के साथ फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।